दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का अध्याय 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा क्या थी। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास और गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचाने वाले कारक कौन से थे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों सबसे पहले एक कथन देख लेते हैं विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस का, जो उन्होंने 1894 में कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। दोस्तों ये कथन देखा जाए तो ब्रिटिश शासन में भारत कितना महत्वपूर्ण था उसको दर्शाता है। सबसे पहले आइए इस अध्याय के परिचय के बारे में यानी इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि आप जानते हैं कि देश की वर्तमान अवस्था और भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं और इसी क्रम में हम उन सब बातों को स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों के निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान संरचना या स्ट्रक्चर है ये आज का नहीं है। इसके मूल सूत्र इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में दोस्तों ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था आप जानते भी हैं। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था और उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि समझना यानी ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह रही है और इसका स्वरूप कैसा था इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बारे में। दोस्तों अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थीं। सूती और रेशमी वस्त्र, धातु आधारित और बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत दुनिया भर में विख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बहुत प्रतिष्ठा थी। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना था। यानी ब्रिटिश शासन जो था उसे भारत की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो केवल अपने देश के आर्थिक हितों को बढ़ाना था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने और वहां बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया था और स्वाभाविक था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए पर उनके अनुमानों में बहुत सी विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे हैं। दोस्तों इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव और RC देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
फिर भी सभी अध्ययनकर्ता इस बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही और प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर मात्र आधा प्रतिशत रह गई थी। दोस्तों, ये स्थिति थी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान। यहाँ पर बंगाल के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। ये नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी और ये बहुत ही महीन कपड़ा होता था और विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे। तो दूसरी बात देखा जाए दोस्तों, कृषि क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया जाए तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो कि गांवों में निवास करती थी, रहती थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। आइए देखते हैं जो विशेष सामग्री दी गई है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का वर्णन इस प्रकार किया है कि अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है और यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे मुर्गियां, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सुअरों के बड़े बड़े झुंड और भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान हैं और इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता से उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन और सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रमपूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में कृषि की गतिहीनता को दर्शाया गया है। दोस्तों, ये जो है वर्नियर का एक फ्रांसीसी यात्री रहा है, उसने बंगाल में कृषि के बारे में महत्वपूर्ण वर्णन किया है। दोस्तों, उस समय क्या था कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में थी, वही उनका आजीविका का साधन और मुख्य व्यवसाय भी था। बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चल रही थी। अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, लेकिन कृषि उत्पादकता कम होती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? तो ये था औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली। दोस्तों, आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई थी जमींदारी व्यवस्था और उसमें कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। और इतना ही नहीं दोस्तों, अधिकांश जमींदारों और सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उससे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी और इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। जो रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश भारत में, उसकी शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थीं और उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे और साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और दोस्तों उर्वरकों के नगण्य प्रयोग ने भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए जो है उत्तरदायी था। इसके अलावा दोस्तों, किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इनका योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे क्योंकि उन्हें खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसल यानी कैश क्रॉप का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था।
सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार होने के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण और भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना प्रारंभ किया। और काश्तकारों के एक बड़े वर्ग और छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही साधन थे, न तकनीक थी और न कोई प्रेरणा थी। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी? तो दोस्तों, कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। कृषि तो अविकसित थी ही, उद्योगों का विकास भी नहीं हो पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, लेकिन उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस विऔद्योगीकरण के लिए दोस्तों विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। पहली चीज ये कि वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, और दूसरी बात ये कि उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने भारत में न तो उद्योगों का विकास होने दिया और जो उद्योग चल रहे थे उनको भी समाप्त कर दिया। दोस्तों, उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश यानी ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। और ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, लेकिन उनकी उन्नति बहुत धीमी रही। प्रारंभ में ये विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को ही आरंभ करने तक सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थीं और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, जो कि आज का महाराष्ट्र और गुजरात है, वहीं पर लगाई गई थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। ये उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित था और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोस्तों चीनी सीमेंट, कागज आदि तक के कारखाने भी स्थापित हुए। लेकिन सबसे खराब बात ये रही कि पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव बना रहा। दोस्तों, पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यहाँ वहाँ कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की जो भरपाई थी वो नहीं हो पाई और नव औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर भी बहुत कम थी और सकल घरेलू यानी देसी उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी ये थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। दोस्तों, ये तो था बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति उस समय स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश शासन में क्या थी। इसके अलावा कृषि, वाणिज्य व्यापार और उद्योगों के बाद विदेशी व्यापार की स्थिति जानते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय में ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, लेकिन औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों का आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। तो ऐसी स्थिति में जो भी विदेशी व्यापार था वो केवल ब्रिटेन के साथ होता था और आप जानते भी हैं कि ब्रिटेन इस व्यापार को केवल अपने लाभ के लिए करता था।
भारत का आधे से अधिक व्यापार केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। और स्वेज नहर का दोस्तों व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। विदेशी सामान के अंतर्गत भारतीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, लेकिन इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। और यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। तो दोस्तों एक तरह से जो भी, चाहे कृषि रहा हो, उद्योग रहा हो, विदेशी व्यापार रहा हो, सभी का ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने अपने लाभ के लिए और अपने देश की उन्नति के लिए प्रयोग किया। भारत को इससे नुकसान ही हुआ। दोस्तों स्वेज नहर की बात आई है तो स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर यूरोप के पश्चिमी छोर पर स्थित देश है। और यहाँ से स्वेज नहर जब खुल गया तो यहाँ से अरब सागर होते हुए भारत का व्यापार करने के लिए जो है ये भारत और इंग्लैंड के बीच राजमार्ग के रूप में स्वेज नहर का प्रयोग किया गया। स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जल मार्ग है। और ये भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका और प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग मिल गया। उन्हें अब अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। और स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है। दोस्तों उस समय जनांगीय या डेमोग्राफिक स्थिति क्या थी? तो देखिए ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकिकी संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, लेकिन उस समय न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी, न ही उसकी समृद्धि बहुत अधिक थी। तो इस तरह से सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से भी कम थी। इसमें महिला साक्षरता नगण्य थी, केवल 7% महिला साक्षरता की गई थी। और जन स्वास्थ्य सेवाएं अधिकांश को सुलभ नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध थीं वहां भी अपर्याप्त थीं। परिणाम ये हुआ कि जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप होता था। उनसे व्यापक जन हानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई हो, पर उस समय ये दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा स्तर आज में 69 वर्ष की तुलना में केवल उस समय 32 वर्ष ही था। और विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में ये कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और बदतर हो गई थी। यहाँ पर भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मूल आवश्यकता जैसे कि घरों से वंचित था। यहाँ पर देखिए झुग्गी झोपड़ियों को बनाकर लोग रह रहे थे। इसके अलावा दोस्तों व्यावसायिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो औपनिवेशिक काल के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रकों में लगे कार्यशील श्रमिकों के आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि उस समय सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों में क्रमशः 10% और 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था।
क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही और उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रांत के क्षेत्रों को मिलाकर मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्रक पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, लेकिन उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि मापी गई। तो व्यावसायिक संरचना उस समय ऐसी थी कि दोस्तों कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक लोग शामिल थे, उद्योग और सेवा क्षेत्र में बहुत कम लोग थे। आधारिक संरचना देखी जाए तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन, डाक, तार आदि का जो है दोस्तों विकास हुआ। इसका ध्येय जनसामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, ये कार्य औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए जाते थे। यानी रेलवे का, डाक तार का और परिवहन सेवाओं का जो विकास हो रहा था वो ब्रिटिश सत्ता अपने लाभ के लिए ही कर रही थी, लोगों को सुविधाएं देने के लिए नहीं। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थीं। जो सड़कें उन्होंने बनाई उसका उद्देश्य भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा और देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान होता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना रहा। वर्षा काल में ये अभाव और भी भीषण हो जाता था और स्वाभाविक था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण बहुत ही दुष्कर हो जाता था। अंग्रेजों ने दोस्तों 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर मिले। दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, लेकिन इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। दोस्तों सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार और समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, लेकिन ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा के तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, फिर भी ये रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई और नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जल मार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय कानून व्यवस्था बनाए रखना था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जनसामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थीं, लेकिन वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको आगे हम इस अध्याय में आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन उस समय जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, भारतीयों के लिए तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मुंबई और ठाणे को जोड़ने वाले पहले रेल पुल जो है 1854 का ये चित्र आपको दर्शाया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए टाटा एयरलाइंस, टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई थी। तो ये आपने दोस्तों अध्याय पढ़ लिया है और अब आइए देखते हैं इस अध्याय का सारांश क्या है। दोस्तों देख सकते हैं आप कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इस अध्याय का निष्कर्ष जानते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र आप जानते हैं पहले से श्रम अधिशेष के भार से लदा था। श्रम अधिशेष का भार ये कि काम 2 लोगों का है लेकिन उसमें 10 लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। तो इस तरह से दोस्तों
विदेशी व्यापार केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक नीतियों को जन कल्याणमुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देखा जाए तो स्वतंत्रता के समय देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां अधिक थीं। आइए पूरे अध्याय का जो सारांश है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप में समझने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियां शासित देश और वहां के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थीं। उनका उद्देश्य अपने देश यानी इंग्लैंड के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना था। इसके अलावा दोस्तों, भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से अपनी आजीविका चला पाता था, किंतु कृषि क्षेत्र भी गतिहीन ही रहा और इसमें दिनों दिन ह्रास होता रहा। इसके अलावा भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों में पतन होता रहा और इसके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं हो पाई। और साथ ही साथ पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, बार बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जन सामान्य को बहुत ही निर्धन और कंगाल बना डाला था और इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना देश को करना पड़ा था। यद्यपि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना सुविधाओं को बनाने के प्रयास किए थे, लेकिन इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था। यद्यपि स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा इस आधार को बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये था 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अध्याय 1, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, ये अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे हम आगे के अध्यायों में क्या परिवर्तन हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में, आधारिक संरचनाओं में, उसको समझने के लिए हम भारतीय शासन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की अर्थव्यवस्था को समझेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने समझा कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय या ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, लोगों का जीवन क्या था, उनकी जीविका के साधन क्या थे, उद्योग कैसे थे और व्यावसायिक संरचना किस प्रकार थी। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन में जो औपनिवेशिक सत्ता थी उसने भारतीयों के लिए या भारत के लिए और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए कोई कार्य नहीं किया। उसका उद्देश्य भारत से कच्चे माल की आपूर्ति अपने देश को करना था और वहाँ से तैयार माल को भारत के बाज़ारों में खपाना था। कुल मिलाकर कहा जाए तो ब्रिटेन द्वारा भारत में स्वतंत्रता के पहले किया गया प्रत्येक काम अपने हित के लिए, अपने आर्थिक हितों के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए था। चाहे रेलों का विकास, यातायात और संचार परिवहन सुविधाओं का जो भी विकास किया गया वो भारत के नागरिकों या भारत के लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताओं और आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए और आगे उनकी स्थितियों में परिवर्तन के लिए, भारतीय लोगों की स्थितियों में परिवर्तन के लिए, गरीबी निवारण के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इन सब के बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।